हेलो गाइस, दिस इज़ नाज। वेलकम टू मिक्स ज्ञान। तो आज हम क्लास 7 का हमारा पर्यावरण चैप्टर नंबर 1 पर्यावरण पढ़ेंगे। तो पर्यावरण होता क्या है? किसी भी जीवित प्राणियों के चारों तरफ जो भी चीज़ें होती है, जैसे वायु, जल, मिट्टी, निर्जीव पदार्थ है, सजीव पदार्थ, जो भी जिसे वो लाभ उठाता है तो वो सारी चीज़ें मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती है। कोई भी जीवित प्राणी के आसपास के एरिया, ये नहीं कि सिर्फ मनुष्य के आसपास के एरिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कहानी की तरह बताया हुआ है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पर्यावरण के घटक दिए हुए हैं, तो हम एक बार ये वाला पढ़ लेते हैं तो हमें और भी बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। जीवीय किसे कहते हैं? जिसमें जान होती है, सिंपल भाषा में। और अजीवीय जिसमें जान नहीं होती है, जो चल उल नहीं पाता है, जैसे स्थल। और इसमें जिसमें जान होती है, जैसे पादप, पेड़ पौधा यानी, और जंतु, जीव जंतु। तो यहाँ पे दिया है, ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि हमने कहा कि किसी भी जीवित प्राणियों के चारों तरफ जो लोग होते हैं, स्थान होते हैं, कोई भी वस्तुएं होती हैं और प्राकृतिक चीज़ें होती है, वे सारी चीज़ें मिलाकर क्या बनाती है? पर्यावरण बनाती है। ऊपर के चित्र में देखेंगे, पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के घटक सबसे पहले प्राकृतिक देखेंगे। तो प्राकृतिक में क्या है? जल आ गया, वायु आ गया, स्थल आ गया, सजीव आ गया। जो नेचर द्वारा बनाया गया है उसे प्राकृतिक कहते हैं, उसे प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं। और मानव निर्मित, जो मानव के द्वारा बनाया गया है, जैसे पार्क, इमारतें, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सारा चीज़ें एक पर्यावरण के घटक है, पर्यावरण के हिस्सा हैं। और जो थर्ड है मानव भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है पर्यावरण के घटक में, जिसमें एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति से परिवार बनती है, समुदाय बनता है, धर्म का निर्माण होता है, शैक्षिक शिक्षा प्रदान करती है, आर्थिक स्थिति सुधार करती है, और राजनीतिक स्थिति तैयार की जाती है या फिर बनाई जाती है। और क्या था? यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो हमने जैसे कि ऊपर के चित्र में देखा, प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों परिघटना का मिश्रण होता है। अगर हम हवा, पानी ये सब यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पार्क का भी यूज़ करते हैं, उद्योगों का भी यूज़ करते हैं, इमारतें, ताजमहल, ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में जैसे जीवीय में क्या आ गया? पेड़ पौधे, जंतु, ये सारे प्राकृतिक द्वारा ही दी गई है। अजीवीय में जैसे जल, जिसमें अजीवीय है, जिसमें जान नहीं होती है, तो ये भी हमारा प्राकृतिक द्वारा ही दी गई है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उसकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। जो जैसा कि हमने देखा, मानवीय पर्यावरण में क्या था? उसकी परस्पर क्रियाएं थी, जैसे आर्थिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया, पढ़ाने की व्यवस्था, वे सारी मानव की क्रिया हैं। और फिर उसकी गतिविधियां, उसके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। और उस गतिविधियां से जो द्वारा, जैसे ताजमहल, इमारतें, पार्क, ये सारे जो बनाई गई थी, वे मानव निर्मित में इंक्लूड थी। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो ये हम नोट कर लेंगे। पर्यावरण शब्द की किसकी उत्पत्ति? फ्रेंच शब्द से हुई है, और जिसका मतलब क्या होता है? पड़ोस होता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण को अभी हम और डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। तो भूमि यानी कि पृथ्वी, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे, ये हमने क्लास 6 में आप पढ़े होंगे।
आइए अब हम इनके संबंध से कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम एक करके सब समझेंगे, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थलमंडल को। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परत को स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। जो भी ठोस परत होती है वे क्या कहलाती है? स्थलमंडल कहलाती है। और अगर हम महासागर को देखें तो उसमें सिर्फ जल होता है। ऐसे हम टीवी पे देखा होगा तो लगता है कि ये तो जल है, तो यहाँ पे स्थल नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ के नीचे भी स्थल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा नदी है, तो हम इस कुछ समय के लिए इसे महासागर मान लेते हैं। तो जब हम नदी में जाते हैं तो जब पानी सूख जाता है तो यहाँ पे स्थल होता है ना नीचे, तो उसी तरह महासागर के नीचे भी स्थल होते हैं। नेक्स्ट है स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हम वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो स्थलमंडल का क्या इम्पोर्टेंट है फॉर जीवित जीवों के लिए? तो यहाँ पे ये दिया हुआ है जैसे भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान की जाती है, और खनिज संपदा विच इज़ रिलेटेड टू खाद, उर्वरक इत्यादि, तो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे जलमंडल। नेक्स्ट है जलमंडल। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जो उन सारे प्राणियों के लिए जल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये किस चीज़ से बनता है? नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सारे मिलकर क्या बनाती है? जलमंडल बनाती है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये भी तो ऐसा भी नहीं है कि वायुमंडल हर जगह है, जितना दूर तक हमें आसमान दिख रहा है वहाँ तक है, उसकी भी एक परत होती है, वो वहीं तक है वायुमंडल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्म एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। तो पहले हम ये वाले पॉइंट्स को समझेंगे कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, एक चुंबक की तरह थामे रखता है, अपनी ओर ना ज़्यादा खींचता है और ना छोड़ता है। अगर वो खींच लेगा तो सारे वायुमंडल तो नीचे आ जाएंगे, तो वो एक लिमिट पे है, एक परत से बनी हुई है जो वहीं पे स्थिर रहता है, वहीं तक स्थिर रहता है। और नेक्स्ट है यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम घरों में रहते हैं तो वो सूर्य को अंदर आने तो नहीं देती है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि हमें गर्मी नहीं लगती है लेकिन बहुत कम लगती है। तो वो वायुमंडल में जो भी कण होते हैं, धूल होते हैं, वे सारे कहीं ना कहीं कुछ किरणों को रोकती हैं हमारे तरफ से आने में, और कुछ जलवाष्प होते हैं जो हमारे यहाँ तक आने से कुछ किरणों को रोकती हैं, कुछ हानिकारक किरणों को भी रोकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। कहाँ? वायुमंडल में। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। फॉर एग्जांपल अगर जलवाष्प ज़्यादा हो जाए तो बादल बनेगी, वर्षा होगी, तो ऑब्वियसली मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होगी ही। नेक्स्ट है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो जैवमंडल किसे कहते हैं? जिसमें जीव जंतु, पादप, जिसमें जान होती है, जो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है? जैवमंडल कहलाती है। और इसके अंदर पादप यानी पेड़ पौधे, जीव जंतु जिसमें मानव, बहुत सारे प्रकार के जंतु हैं,
छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर बड़े बड़े जीव जंतुओं तक के सारे जैवमंडल के अंतर्गत आएंगे। यह पृथ्वी का बहुत संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ऑब्वियसली अगर मानव ही ना रहे, जीव जंतु ही ना रहे, पादप ही ना रहे, तो स्थल, जल एवं वायु होकर क्या हो सकता है? तो ये जैवमंडल ही जीवन बनाते हैं पृथ्वी पर। नेक्स्ट है परितंत्र। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। कोई भी जीव जंतु अपने आसपास के पर्यावरण के ऊपर आश्रित रहती है या फिर बहुत सारे जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहती है। ये सारे जो एक तंत्र है वही परितंत्र कहलाती है या परितंत्र का निर्माण करती है। जैसा कि यहाँ पे पढ़ा कि जीवधारियों के आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच के संबंध परितंत्र का निर्माण करती है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल महासागर का परितंत्र क्या हो सकता है? छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, महासागर की पानी होती है वो, ये सारे वो उसका एक अलग परितंत्र है। मनुष्य का क्या परितंत्र है? आसपास के पेड़ पौधे, आसपास के जितने भी चीज़ें हैं, पशु, जितने हम लोग पशु पालते हैं, पेड़ पौधे, खेतीबाड़ी, मुद्रा, ये सारे चीज़ें एक परितंत्र का निर्माण करती है जो हर किसी का परितंत्र अलग होता है। जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं का अलग परितंत्र होती है और मनुष्य का अलग होता है। इसी प्रकार परितंत्र का निर्माण होता है। क्या नेक्स्ट है मानवीय पर्यावरण। मानवीय पर्यावरण पढ़ेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। यह है कि पहले के मानव थे वे प्राकृतिक पे ही ज़्यादातर निर्भर रहते थे, लेकिन अब के मानव वो धीरे धीरे विकास करते गए और आज के मानव बहुत विकास कर चुके हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जो हम पढ़ रहे हैं। जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने से कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना सीखा, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह जो भटकते रहते थे वो उसने थोड़ा कम कर दिया और स्थायी जीवन जीना स्टार्ट किया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली जो जैसे कि आज के ज़माने में हम मुद्रा से कोई चीज़ खरीदते हैं तो पहले के ज़माने में मुद्रा नहीं हुआ करती थी। एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को लिया जाता था। जैसे कि अगर हमें चावल की ज़रूरत है और दूसरे बंदे को काऊ की ज़रूरत है तो वो चावल के बदले गाय लेगा। तो ऐसे लोगों को बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था क्योंकि वो महंगे चीज़ देकर सस्ते चीज़ लिया करते थे। नेक्स्ट है व्यापार आरंभ हुआ, लोग व्यापार करने लगे, वाणिज्य का विकास हुआ, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ यानी कि कारखानों का निर्माण हुआ, परिवहन वाहनों का निर्माण हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया यानी कि रेडियो का और समाचार पत्रों का विकास होने लगा। तो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और ये ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन आंसर अगर आप कमेंट में करके बताओ कि आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं एक क्वेश्चन आंसर का अलग से वीडियो बनाऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। शुक्रिया।